तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि मतलब इस समय जो देश का जो करंट हॉट अफेयर जो करंट अफेयर जो चल रहा है, और करंट अफेयर तो वैसे तो काफ़ी चल रहे हैं। देश है, बहुत बड़ा देश है, कोई छोटा मोटा तो देश है नहीं। तो और इस समय जो करंट अफेयर में भी जो सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ चैनलों की जो हेडलाइन है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कट्टर ईमानदार। तो हम आज जो इनकी जो पॉलिटिक्स की जो यात्रा जब से शुरू हुई है, तब से हम थोड़ा इनके जीवन से लेकर अब तक की जो राजनीति रही है उस पे हम अपने दर्शकों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे इस बात के द्वारा, जिसपे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे गांव से हमारे भैया शशि भूषण सिंह और मैं आशीष सिंह। और देखते हैं कि कितना निष्कर्ष निकाल पाते हैं हम दोनों मिलके। तो भैया सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आंदोलन जीवी से बने मुख्यमंत्री, और जब ये अपनी जब चुनाव इन्होंने लड़ा था तो ईमानदारी को सबसे बड़ा अपना बेस बना के लड़े थे कि आधार इनका ईमानदारी था। तब आई थिंक सो शीला दीक्षित के जब इन्होंने एक विवरण जब बताया था कि जब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री के बाथरूम में एसी लगा हुआ, तब इन्हीं के रोंगटे खड़े हो गए थे एक प्रकार से। खुद इन्हीं की वो है कि भाई मैं तो शॉक हो गया, मैं चौंक गया कि यहाँ पे दिल्ली की जनता के पास मतलब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और मुख्यमंत्री के बाथरूम तक में एसी लगा हुआ है। मतलब कब अपने इतना मतलब ईमानदार, और अभी तक मतलब कट्टर ईमानदारी चल रही है इनकी। ये दरअसल परसेप्शन क्रिएट करते रहते हैं। आजकल पॉलिटिक्स में एक चलन है कि आप परसेप्शन क्रिएट कीजिए। अगर परसेप्शन मतलब धारणा, एक धारणा बनाइए और उस धारणा के आधार पर समाज में उस धारणा को फैला करके और उसका बेनिफिट उठाइए। जहाँ तक मुझे याद है, भारत स्वाभिमान संगठन स्वामी रामदेव ने बनाया था। और कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था। कांग्रेस चूंकि भ्रष्ट पार्टी रही है, भ्रष्टाचार की जननी, भारत में जो है चारित्रिक पतन का अगर श्रेय है तो वो कांग्रेस को है। तो कांग्रेस के खिलाफ ये धारणा अच्छी बन गई थी कि ये भ्रष्ट पार्टी है और इसमें भ्रष्ट लोग ही है। तो कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो रहा था, बीजेपी की तरफ, भाजपा की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे बीच के मतदाता थे जो वो न बीजेपी में जाना चाह रहे थे और न कांग्रेस में जाना चाह रहे थे। और ये उसी बाबा रामदेव वाले में पहले शामिल थे आंदोलन में, और उसमें जो है हमारे से भी जुड़े थे। बाबा ये सोच रहे थे केजरीवाल की पार्टी बनेगी जिसका नेता मैं बनूंगा। ठीक है, बाद में बाबा रामदेव जो है उसको जो है पार्टी का शक्ल न दे करके नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था प्रधानमंत्री पद के लिए। हाँ, तो तब ये जो है तब ये जो है इनको थोड़ा मतलब जब बाबा रामदेव जब मंच से सलवार कुर्ता पहन के जब भागे थे, लाठी चार्ज करा दिया। हाँ। ओके। तो जो है ये जो सोचे कि बाबा रामदेव ने तो हमारी उम्मीदों में पानी फेर दिया, लेकिन मैं दिल्ली में ड्रामेबाजी करके, कि ड्रामा पार्टी जैसा है आम आदमी पार्टी, एक ड्रामा जैसे कुछ लोग अपना मंडली बना लेते हैं और फिर जो है करते, तो ये तार वार लोगों के जोड़ने लगा, बिजली के खंभों में चढ़ने लगा। ये अब बाप रे बड़ा सेवक है ये, तो और आईटी कोर्स यही हुए थे ये, यानी बिजली के बारे में अच्छा जानते थे भाई।
इंजीनियर रह चुके हैं, तो मतलब तार कौन का सा कहाँ पे जुड़ रहा है, कहाँ पे जोड़ना चाहिए ताकि बिजली अच्छे से आए, या जनता को हाँ हाँ अवेयर करना कि भाई साहब ये आपका जो है बहुत बड़ा काट रहे हैं जनता का, तो चलिए आप इनको वोट ना दे के हमें वोट दीजिए, हम आपका और अच्छा काटेंगे। हाँ। तो इसने जो है क्या किया कि एक मनोविज्ञान और साइकोलॉजी के तहत लोगों का रुझान अपनी तरफ बनाया और उनकी सहानुभूति अर्जित की। है बहुत बढ़िया जनसेवक है, ये है वो है, इस तरह का ड्रामाबाजी करके और मीडिया को अपने साथ लेकर के इस तरह से जो है आजकल सोशल मीडिया में अपने वीडियोज वगैरह वायरल किए धीरे धीरे। इस तरह से उसका फायदा उठाया और लोगों ने इसको जो है भारी मतों से, मतलब एक रिकॉर्ड मतों से जिताया। उस समय लगा भी कि ये जो है, जब पहली कॉन्फ्रेंस इसने मतलब की जीत के बाद, तो लगा कि ये वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया है ये व्यक्ति। लेकिन वो धीरे 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 क्या हुआ कि ये जो है जब जैसे जैसे उसमें आए अब समझे कि यार ये, अब इसका मूल कारण, मूल जो भाव था वो गुप्त था। वो सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी की जगह मैं ले लूंगा, मैं पीएम बनूंगा देश का। ये भावना इसके अंदर घर कर गई। तो अब इसने सोचा पीएम बनने के लिए तो पैसा बहुत चाहिए, तो पूरे देश में चूंकि कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा, एक राज्य से दो राज्य, 3 राज्य स्तर बढ़ाना पड़ेगा, और हम नए नए आदमी पैसा कहाँ से पाएंगे। सही बात। तो ये जो कांग्रेस से हाथ मिला करके अपना जो है, अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिनके खिलाफ आया उन्हीं से हाथ मिला लिया। लेकिन तारीफ की बात ये है कि उसके बावजूद भी जो लोग भाजपा के समर्थकों को अंधे कह देते हैं, वो हाथ वाले समझ नहीं पाए कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आया, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिया। मतलब क्या है कि ये भी साला भ्रष्ट है। नहीं, जो भ्रष्ट होगा वो तो भाई नेता है, और नेताओं का अक्सर जो जितना मतलब आपने देखा होगा या हमने जहाँ तक इनके बारे में आकलन किया, किसी नेता की अगर प्रकृति की बात की जाए तो जैसे बोलते नहीं कि बिन पेंदी का लोटा कहाँ पे घूम जाए कहाँ नहीं घूमेगा, तो ये तो हर नेता के ऊपर मतलब वो होता है। तो अगर केजरीवाल अगर इस प्रकार का कर रहा है तो मतलब पहली बार तो कोई नेता किसी जनता का तो भरोसा तोड़ नहीं रहा है। है ना। और दूसरी बात मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जब ये आए थे, इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक सवाल उठाया था। इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है लगता है, जब ये आंदोलन जीवी थे केजरीवाल जी, इन्होंने मंच से कहा था ये कुर्सी में ही गड़बड़ है कि जो इंसान बैठता है उसका ये दिमाग फिरा देती है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य हो गई। दरअसल ये जो है बहुत बड़े वाले हैं ये। नहीं, ये बताना चाहता है कि जनता मुझे जो है, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। एक कुर्सी दोषी है, निर्जीव चीज दोषी कैसे हो सकती है? तुम व्यक्ति हो, तुम दोषी माने जाओगे कि कुर्सी, आज क्यों कुर्सी को कोई नहीं पकड़ रहा है, ये कुर्सी को पकड़वाएगा क्या? केजरीवाल के ऊपर पड़े हुए हैं भाई, कुर्सी को पकड़ लो ना। कुर्सी को पकड़ो भाई। मैंने तो पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बोल दिया था कि भाई इस कुर्सी में गड़बड़ है। तो ये मेरा शायद अगर ये चीज़ अगर किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तक अगर ये वाली आवाज़ पहुँचे हम लोगों की, तो उनको केजरीवाल के कानों में, क्योंकि वो तो खुद जज के सामने इस समय खड़े होते हैं, है ना, तो ये वाली चीज़ बोलनी चाहिए। ये तो सर मैंने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बता दिया था कि ये कुर्सी में ही गड़बड़ है, दिमाग खराब कर देती है। तो आप मुझे न पकड़ के कुर्सी को पकड़ो साहब, और इसकी भी विवेचना कराओ। तो फिर जज साहब भी सोचेंगे अरे यार, तो अगर सीएम की कुर्सी अगर गड़बड़ है तो पीएम की भी जांच करा लेनी चाहिए थोड़ा सा, कि पीएम की भी कुर्सी की जांच कराई जाए। पर पीएम की कुर्सी सही काम कर रही है।
गंगा जल से धुलवा लेता ना, जैसा योगी जी का किए थे सही बोल रहे यूपी में। हैं। हाँ, तो उनकी उनकी कुर्सी उन्होंने आज तक शिकायत नहीं की। मोदी साहब ने भी शिकायत नहीं की कि मतलब यार ये कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, जब से मैं बैठा हूँ तब से पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, विपक्ष ज़रूर शिकायत कर रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं, या तो फिर फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा के बैठ गए कि पीएम की कुर्सी पर, कि जब से ये बैठे हैं ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे, और हमारा नंबर कब हाँ, आएगा। उस चक्कर में तो वो 40 साल के नौजवान अब मेरे ख्याल से कितने 50 साल के हो गए होंगे, राहुल गांधी साहब, हाँ, उनका पीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। अब उन्हें क्या पता कि मोदी साहब कुर्सी पर गोंद लगाए हैं कि फेविकॉल लगाए हैं, कि मतलब फिक्स बॉन्ड लगा लिया है, जो मतलब मजबूत जोड़ है, जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। सीधे रिटायरमेंट होगा उनका। हटाने से तो रहे कोई भी विपक्षी दल। आज की स्थिति, अगर राजनीतिक स्थिति देखें विपक्षी दल की, तो मतलब मोदी को हटाने वाला अभी कोई विपक्ष है ही नहीं अभी। और 2024 जब से राम वो मंदिर नहीं। बना है, तब से तो और विपक्ष पानी मांग रहा है कि यार फेस फेस कौन होने वाला है, फेस कौन होने वाला है। असल में क्या है कि भारत की राजनीति में जो नेता रहे वो कहते कुछ रहे, करते कुछ रहे, यानी कथनी करनी में कभी भी तालमेल नहीं रहा। पहली बार ऐसा हुआ है जब से भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता आए हैं, कि उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। सही बात। यही फेविकोल का काम करती है चीज, यही विश्वास बैठा देती है जनता के मन में कि यार ये वो लोग हैं जो कहते हैं वो कर जाते हैं। सही बात। अब वो चीज नहीं है कि कहे कुछ करे कुछ, मतलब ये सोचा करते थे या तो पहले वाले। हाँ। आज भी विपक्ष यही सोचता है कि जनता सिर्फ आश्वासनों की भूखी होती है, उनको आश्वासन देते रहो और अपना काम सिद्ध करते रहो। तो अब जागरूक हो गए, युवा वर्ग जागरूक है, काफी लोग जागरूक हो रहे हैं, अब समझ रहे हैं सारी चीजों को, इसलिए इनकी दाल अब गलने वाली नहीं है, अब वो न गलेगी। या तो केजरीवाल थोड़ा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि क्या है, पहले एक जो मीडिया था वो लिमिटेड था, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। तब आप देखते थे कि घोटाला हो गया, पेपर में पढ़ रहे हैं या न्यूज़ में देख रहे हैं, इतना डिटेल नहीं होता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से डीप रिसर्च लोग कर लेते हैं, ज़रा सी चीज़ें वायरल हो रही हैं आज की डेट में। 40 साल पुराना भी अगर कोई किसी नेता का बयान होगा तो वो आज की डेट में वायरल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए केजरीवाल को थोड़ा सा पछतावा होता होगा क्या, कि यार मैं राजनीति में थोड़ा और पहले आता। 90 में जब वो छात्र रहे होंगे, तब जब शायद वो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, अगर वो नेता हो जाते, तब तो मेरे ख्याल से ईडी वगैरह शायद ही पकड़ पाती उनको, या मतलब कर भी लेते तो कम से कम मज़ा तो ले लेते करने का। तब शायद उनकी वाइफ को ये भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब वो जेल में ज़रूर है लेकिन आत्मा उनकी यहीं कहीं है। मैं आंखें बंद करने की कोशिश करता हूँ, आप भी कीजिए। वैसे भी रात का समय, शायद आजू बाजू से आवाज़ आ जाए कि भाई साहब मैं ही हूँ। वो खुद ही कहते थे कि मैं जेल से डरता नहीं हूँ, मैं भगत सिंह की औलाद हूँ। माने भगत सिंह को भी लपेटे में ले रहा है। इस तरह का आदमी है। मतलब ये जनता को मूर्ख समझता है पूरी तरह से, अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। तुम जो है ये कहोगे कि बाकी लोग जो है सावरकर की औलादे हैं, सावरकर जेल से डरता था। तो इस तरह के भ्रम फैला करके लोगों को जो है गुमराह करते हैं। एक तरह से लोगों का कहे तो शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण करते हैं ये लोगों का गुमराह करके। आज की डेट में मैं जब देखता हूँ, सोचता हूँ, मेरा भी कम से कम नहीं तो 20-25 साल का अनुभव है राजनीति का, जो देखा है समझा है।
तो इतना बड़ा मूर्ख वो मतलब अपने दिमाग का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति इसके बराबर का तो नहीं देखा। इस मामले में तो ये भगत सिंह का जितने भी क्रांतिकारी वीर रहे होंगे दिमागदार लोगों सबको पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, क्रांतिकारी से याद आया, ये थोड़ा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, अब जो प्रश्न कर रहा हूँ थोड़ा सा, याद है मतलब केजरीवाल जी जब जेल गए थे और एक दो बयान बाद उनकी वाइफ का ही बयान आया था कि मुझे लगता है केजरीवाल पिछले जन्म में कोई फ्रीडम फाइटर रहे होंगे। ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और मतलब क्या इसकी मतलब गहनता से जांच कराई जानी चाहिए सरकार द्वारा कि मतलब ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर था जिसकी ये वाली इच्छा अधूरी रह गई हो पिछले जन्म में, जो इस जन्म में पूरी हो रही है? पूरी जांच का विषय बन सकता है। नहीं, करानी चाहिए क्योंकि क्या है कि वो देखिए, वो फ्रीडम फाइटर कोई महात्मा भी हो सकता है, कोई फ्रीडम फाइटर वो गुमनाम भी हो सकता है जिसके बारे में कभी किसी राइटर ने लिखा ना हो। भाई वो तो आत्मा है। आत्मा क्या है? शरीर बदलती है, दूसरा शरीर धारण करती है, इच्छा तो आत्मा की वही रहेगी ना। हाँ, मेरा जो छोटा सा अनुभव है, मैं जो सोचता हूँ कभी एकांत में, तो मैंने ये पाया कि इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी का फायदा उठाया। महात्मा गांधी को आगे करके वो हमारे यहाँ आध्यात्मिक पुरुषों का प्रभाव ज्यादा रहता है पब्लिक में, तो महात्मा गांधी के पीछे अच्छा खासा जन सैलाब था, लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो इस कारण बहुत ज्यादा लोगों का रुझान महात्मा गांधी के साथ था। तो महात्मा गांधी से जुड़ करके उस समय नेहरू ने फायदा उठाया और पीएम बन गया। वही हिस्ट्री को दोहराने का काम केजरीवाल ने किया, उसको गांधी के रूप में अन्ना हजारे मिल गया। सही बोले। हजारे को पकड़ लिया। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अब अन्ना हजारे भी सोच रहा होगा अपने तो कुटवाया यहाँ मेरी अलग कुटवा रहा है। जो है इस तरह से जो है काम किया, तो हो सकता है नेहरू जी की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई। नहीं, पर मुझे तो लगता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो राहुल गांधी के रूप में शायद आए होंगे पुनर्जन्म में। राहुल गांधी नेहरू, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बोला था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। नेहरू का ये बयान था, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, यानी वो मतलब हैं बस ऐसे ही हो गए, उनका मन नहीं था हिंदू होने में, बट वो पैदा हो गए, तो अब क्या ही किया जा सकता है भाई। तो उनका पुनर्जन्म होगा तो मतलब वो थोड़ा लिंक देख के ही वो करेंगे, तो राहुल गांधी हैं इस समय शायद। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नेहरू जी ने पाकिस्तान तो बना दिया था, हाँ। खालिस्तान बनाने को रह गया था, हाँ। खालिस्तान वो बना नहीं पाए थे, अच्छा। तो अब दूसरा केजरीवाल के रूप में खालिस्तान हाँ, बनाने के लिए लिया ना। ये भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि पंजाब में जब से मतलब इनकी सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो इनकी बनते ही बराबर जब हम सोशल मीडिया जैसे ही खोल रहे थे, फेसबुक वगैरह खोल रहे थे, तो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू कि पंजाब की गली गली में ये सब मतलब दुर्घटनाएं हो रही थी और मतलब काफ़ी अराजकता का माहौल था, और कोई भी उठ के खड़ा हो रहा था, आंदोलन कर रहा था, जैसे अमृतपाल वाला देखा होगा आपने, है ना। शाहीन बाग जैसा हाल आपने देखा होगा। शाहीन बाग की अगर बात की जाए तो शाहीन बाग आंदोलन किस लिए किया गया था कि बस वो सीए एनआरसी की सरकार ने बस बात भर की थी, उन्होंने ना तो ड्राफ्ट जारी किया ना तो कुछ किया, और ये बैठ गए। अच्छा, बैठे, और वो बैठे हुए थे जो
मतलब आम आदमी पार्टी के कट्टर समर्थक, ठीक है, जिन्होंने जो रोड में जो बैठे हुए थे दिन रात, सर्दी की परवाह नहीं की, गर्मी की परवाह नहीं की, वो आम आदमी के कट्टर समर्थक एकदम। किंतु क्या एक भी दिन केजरीवाल या उसकी वाइफ कभी उनके हाल चाल पूछने गई थी? नहीं गई। तो दिल्ली वासियों को थोड़ा सा तो इतना ध्यान रखना चाहिए भाई, जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, अगर वही नेता अगर हमसे हालचाल ना पूछने जाए तो ऐसे। मुझे एक डिबेट शो याद है जिसमें हम एक स्वर्गीय रिपोर्टर थे आज तक के, रोहित सरदाना जी, तो वो शोएब जमाई से बात कर रहे थे, डिबेट एक चल रहा था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि मतलब, तो शोएब जमाई इस चीज़ पे दबाव डाल रहे थे कि सरकार को जो शाहीन बाग में जो आंदोलन में जो बैठी हुई हैं उनके थोड़ा मतलब ध्यान देना चाहिए, उनकी दवाई का, गोली का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। तो तब रोहित सरदाना ने ये बोला था कि ठीक है, इनकी सैलरी ना बंद दे सरकार फिर। और ये चीज़ काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो मतलब जब अगर शोएब जमाई को अगर इतनी चिंता थी, तो शोएब जमाई जैसा जो ब्रिलियंट प्रोफेसर है, किसी यूनिवर्सिटी में है तो वो क्यों नहीं केजरीवाल के पास गए कि भाई आपके स्टेट में, आप जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन का आयोजन किया है, आप एक दिन नहीं आए। तमाम दुनिया भर के रिपोर्टर आ रहे हैं, जिनको गोदी मीडिया के रिपोर्टर, जिनको बेचारों को घुसने तक नहीं दिया था, प्राइम चैनलों के मतलब रिपोर्टर, जिनको घुसने नहीं दे रहे थे, उस शाहीन बाग की जनता ने कभी भी आंदोलन के रहते केजरीवाल को याद ही नहीं किया और समर्थन किया था। ये चीज, हाँ, तो ये जो है, ये देखते हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये इनका ध्यान वोट बैंक में रहता है, वो बस उसी में शामिल हो जाते हैं। इनसे और किसी चीज से मतलब नहीं है। वोटों के सौदागर तो होते ही हैं। सही है। तो शाहीन बाग में भी जो है केवल भाजपा मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन उसमें नेशनल और इंटरनेशनली, हाँ, उसमें आम पब्लिक ज्यादा परेशान हो रही थी। मोदी सरकार का ये क्या बिगाड़ लेंगे, चोर है सब, चोर चोर मौसे भाई, चोर। हमारे यहाँ कहावत नहीं कि चोर क्या जीव कितना। सही बात है। हाँ, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ना कुछ कर पाना है इनको। भाई आप जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कितना तप किया है, कितना त्याग किया है, आप पहले उससे ज्यादा तप और त्याग करके दिखाओ पब्लिक को, विश्वास करेगी। तुम्हें करना कुछ है नहीं और केवल ये सोचते हो कि हम मोदी को हरा देंगे, मोदी को हटा देंगे। अच्छा, ये संभव ही नहीं है। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं। एक चीज, मोदी से बराबरी करने की सोचते हैं, मोदी को टक्कर देने की सोचते हैं, तो मोदी साहब ने ना नहीं तो 2002 से लेकर जब से गोधरा कांड हुआ था और आज तक, आई डोंट नो कितने साल हो गए, 2002 से आज तक 12 साल पकड़ लीजिए, या मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो 22 साल हो गए, 22 साल, सॉरी 22 साल। तो तब से वो आज तक आलोचना ही सह रहे हैं। और अगर इनकी कोई रिपोर्टर आलोचना कर दे, केजरीवाल के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, वो अभी तक मतलब अपनी आलोचना सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं, करते जा रहे हैं 22 सालों से, है ना। और इनकी अगर कोई रिपोर्टर अगर आलोचना कर दें तो ये रात, अगर कोई यूट्यूबर इनकी आलोचना कर देता है तो उसको मान लीजिए रात के 2 बजे पंजाब पुलिस जाके पकड़ रही है, एक यूट्यूबर है आपके यूपी साइड का ही। और कोई रिपोर्टर अगर कहीं पे रिपोर्टिंग करने भी जा रहा हो, जैसे टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर थी,
तो उसको मतलब एक फर्जी केस लगाया उन लोगों ने, यानी मतलब कोई केस कि आपने किसी को वो मार दिया, तो उसको रात भर के लिए मतलब पंजाब पुलिस से पकड़वा दिया, वो 2-2:30 बजे तक वो किया, फिर वो जमानत पे रिहा हुई रिपोर्टर। तो थोड़ी सी आलोचना में तो बिलबिला जा रहे हैं ये लोग। यही है इनका लोकतंत्र। अब देखिए, अगर इनको जो है ममता बनर्जी की अगर आपको आलोचना करनी हो तो बस उनके सामने बोल दीजिए जय श्री राम। वो हाँ फॉर्च्यूनर से जा रही होंगी तो फॉर्च्यूनर रुकवा के आपको ताड़ने लग जाएंगी। हाँ खैर इस मामले में तो मुझे लालू प्रसाद यादव ठीक लगते हैं भाई। नहीं मतलब आलोचना झेली जाती है, थोड़ा सा झेलना चाहिए। जितने भी जो है ये इकट्ठा हुए हैं हाँ मोदी के विरोध में, वो सब के सब महाभ्रष्ट लोग इकट्ठा ना, हुए हैं। वो तो उसमें अब उसमें जो है क्या है कि वो सोचते हैं कि हम अगर इकट्ठा होकर के मोदी का विरोध करेंगे तो मोदी हार जाएगा, हरा देंगे। ऐसा संभव नहीं है। तुम जनता खूब समझ रही है, जनता को आज तक ये बेवकूफी समझ रहे हैं, जनता को ये समझ ही नहीं रहे कि समझदार है। इनको ये ध्यान करना चाहिए कि 2014 में जिस जनता ने जिताया उसी ने 2019 में जिताया और वही 2024 में जिताने जा रही। कितनी समझदार जनता है। केजरीवाल डिग्री पर ज्यादा जोर देता है, डिग्री और समझदारी में फर्क होता है। समझदार पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है। डिग्री तो आप जिस चीज को पढ़े हो उसी नॉलेज तक सीमित है कि आप इस चीज का नॉलेज रखते हो, बस हो गया। तो जनता डिग्री भले भले ना रखती हो लेकिन समझदार बहुत हो गई है। कम से कम नहीं कुछ तो 50-55% हिंदुस्तान की आबादी बेहद समझदार है। इसीलिए जीतता वही है हिंदुस्तान में जिसको सबका वोट मिलता है, हर जाति का, हर संप्रदाय का, वही विजयी होता है। कोई एक जाति से विजयी नहीं बन सकता, कोई एक संप्रदाय से विजयी नहीं। अब एक, चाहे एक सवाल थोड़ा सा ये पूछना चाह रहे हैं कि आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ उस पर आप अपना नज़रिया रखना, मैं अपना नज़रिया रखता हूँ। जैसे शुरुआत के जो आंदोलन, जैसे केजरीवाल ने शुरुआत में आंदोलन जो किया था, तब के आंदोलन और अभी 2 दिन पहले जो संजय सिंह द्वारा जो एक भूख हड़ताल की गई थी, आई थिंक सो, भूख हड़ताल की गई, तो दोनों में आपको क्या विशेष कुछ अंतर दिखाई दिया? मतलब दोनों, मतलब अगर अन्ना हजारे वाला आंदोलन में केजरीवाल की भूमिका देख लें और आज जो है केजरीवाल जब जेल में है तो उसका समर्थन के लिए संजय सिंह ने जो अभी 2 दिन पहले जो आमरण भूख हड़ताल जो की थी, इसमें अंतर आप क्या देखना चाह रहे हैं? कुछ आपको मतलब कुछ अलग सा लगा कुछ थोड़ा दोनों में? ये जो है ये जो है उस दिन मैंने सुना था कि ये जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई संजय सिंह की आपकी आवाज कम आ रही, खावा करके नहीं आए क्या? यानी भूख हड़ताल के आप उसमें बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि खाना खा के नहीं आए हो क्या? तो बाकी लोग तो उन्हीं की तरफ देख रहे होंगे फिर कि क्या बोले, क्या बोले, तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या? आज तक हमने ऐसा आमरण अनशन इतिहास में कभी देखा ना सुना था, लेकिन पहली बार ऐसा भी आमरण अनशन है कि खूब भर पेट के खा के आना है और आराम से आमरण अनशन में बैठे रहना। या तो पहले इस भूख हड़ताल की पहले मीडिया के सामने बने रहो किसी भी प्रकार। नहीं, या तो पहले भाई कार्यकर्ताओं को बोल देना चाहिए था कि आमरण अनशन से पहले जितना आपको खाना खाना हो उतना खा लीजिए, ताकि वहाँ पे आवाज़ निकलनी चाहिए। अब भाई वो ओल पट्टी खोल के धर दी। तो ये भाई अब नए जो है वो है, ये अभी एक्सपीरियंस को बहुत पुरानी नहीं है, अनुभव नहीं, लेकिन है नहीं ये। तो केजरीवाल जी की जो अभी जो जिस परिस्थिति में जो वो खड़े हुए हैं अभी, अगर देखा जाए
हालांकि खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं वो। और वो मतलब उनके अलावा वो दूसरे को भ्रष्टाचारी ही बताते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी दल क्यों ना हो, सब भ्रष्टाचारी हैं। उनको छोड़ के वो कट्टर ईमानदार हैं। तो ये हाँ, तो हाँ, एक हाँ। प्रकार से उनकी प्रगति ही हुई थोड़ा सा केजरीवाल जी की। क्योंकि देखिए हर नेता के जीवन में उनको भ्रष्टाचार से संबंधित चीज़ों का सामना तो करना पड़ता ही है, समस्याओं का। वो तो हर नेता पे आरोप लगाए कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। तो इसको सहजता से न लेकर इतना असहज क्यों हो रहे हैं, जबकि वो खुद भी एक नेता ही हैं। वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी। अरे भाई, जब पहले आपको भ्रष्टाचार के प्रति अगर पहला समन मिला था, तो आप पहले दिन पेश हो जाते कि भाई मैं तो हाँ, ईमानदार हूँ, मैं ब्रांडेड ईमानदार नेता। कैसे भेज दिए नोटिस? भाई ये देख लो, ये देख लो, मेरा कोई दूर दूर लेना ही देना नहीं है। अब जब हाई कोर्ट ने जब उठवा लिया आपको, तब आप वहाँ पे हम्म, खड़े होके बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर कि भाई मेरा तो कोई लिंकअप ही नहीं है। तो वो भाई, आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जो सिटिंग जज है, वो थोड़ी ना आपकी हाँ, बातों में आएगा। वो तो फैक्ट चेक करेगा पूरे बकायदा। हाँ, बिल्कुल वो फैक्ट के आधार पर ही वो बात करते हैं भाई। इसीलिए तो मैंने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप केवल आपके भ्रष्टाचार से लेना देना है। सही बात, ये आप बाहर दीजिए, आपको जो देना है चुनावों में। सही। यहाँ हम इस तर्क को नहीं मानेंगे, सिरे से खारिज करते हैं। इसलिए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप खुद ही गिरफ्तारी से बचते रहे और चुनावों के टाइम गिरफ्तार हुए, कि ताकि हम ये कह सके कि देखो सरकार ने हमें चुनाव प्रचार करते हैं, हम जीत जाते हैं, सही इसलिए बात। हमें गिरफ्तार हाँ, अगर मैं करते हैं। आप ईडी ने मुझे फंसाया ना होता, तो मैं तो सरकार बना देता और प्रधानमंत्री बन गया होता। तो ये बहुत इस मामले में बहुत आगे हैं, नहीं ये तो फ्रॉडगिरी में पूरा पूरा मतलब उसमें। इनको, नहीं तो मतलब पूरा इनको मौका मिलेगा जब ये हार जाएंगे, तो बिल्कुल हम्म, ईडी को एक प्रकार से कोसने का पूरा मौका दे रहे हैं ना कि भाई, हाँ, 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 भाई हम हार गए। भाई मौका मिलना चाहिए था विपक्षी दलों को, ताकि विपक्षी दल भी ये बोलेंगे ना 24 की हार के बाद, ये बोला जाएगा हाँ, कि भाई साहब आपने हमारे वो धुरंधर को आपने भेड़ दिया टाइम से, जिसके चक्कर में है, वरना आपकी तो हम छुट्टी कर रहे थे 2024 में। जनता आपको सबक सिखाती, केजरीवाल को आपने अंदर कर दिया या फंसा दिया। हाँ, यही सब कहने के लिए। लेकिन अब देखिए, अगर दिल्ली की जनता की आंखें खुल जाएंगी तो अच्छी बात है, और नहीं खुलेंगी तो फिर मारे जाएंगे। मैंने जब चुनाव हो रहा था उस समय कई बार जो है सोशल मीडिया में बताया कि दिल्ली की जनता बचे इनसे, बचे, लेकिन नहीं बचे। तो अंत में कुटाई हो गई, वही हो गया, कई हिंदू मारे गए, दंगा फसाद हो गया। होना क्या है, इनके शासन में यही होना है, हिंदुओं को पिटना है। हिंदू एक ऐसी कौम है जो सोई हुई सी है। दिल्ली का सेंटर है, मतलब एक कैपिटल है, वहाँ के नागरिक को ज्यादा होशियार और समझदार दुनिया में माना जाता है, लेकिन सबसे बौका बेवकूफ मतदाता का निकला। मतलब एक बार आया, दूसरी बार भी ठगा लिया। यानी इतने लालची स्वार्थी निकले कि बिक गए पानी बिजली में। धन है ऐसी दिल फ्री फ्री जनता को मत। और वो फ्री में जो मतलब जो अराजकता जो आ रही है, उसके बारे में तो कोई दल नहीं बताएगा ना कि भाई साहब पानी बिजली के साथ हम इतनी अराजकता आपको वो भी फ्री देंगे। भैया हिडन रहता है थोड़ा मुद्दा। अच्छा, तो मैं एक सवाल मेरा थोड़ा सा और है, ये थोड़ा कि केजरीवाल की आगे की राजनीति इस टाइम पर, मतलब जैसे कि अभी सब देख ही रहे हैं कि मतलब अभी ईडी की कस्टडी में है, रिमांड चल रहा है। तो जैसे अगर जैसे बोलते हैं ना कि इनका जो है उसे क्या बोलते हैं, पैरवी जो ये जो कर रहे हैं कोर्ट में, जो अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं, सुनने में आया, न्यूज़ चैनलों में देखने में आया है कि ये अपनी पैरवी खुद ही कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा, इनकी अगर पैरवी के ऊपर अगर हम थोड़ा सा संक्षेप में अगर प्रकाश डालें,
तो किस क्वालिटी की आप हम्म। देख रहे हैं कि कोई भी वकील होगा अगर कहीं पे खड़ा होगा तो वो पूरी कोशिश करेगा कि भाई अगर सामने वाला अगर मेरी रिमांड मांग रहा है तो मैं बिल्कुल इस प्रकार की पैरवी करूं कि मतलब मुझे आज ही जमानत मिल जाए, है ना। लेकिन यहाँ तो केजरीवाल जी अपनी रिमांड भी मतलब घटवा नहीं पाया, उल्टा और 4 दिन और बढ़वा ली इन लोगों ने। तो ये मतलब किस किस्म की पैरवी है, या तो वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे जज को। असल में क्या है कि ये अपनी बात मनवाते हैं, हम्म। ये केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। ये जो है विधि को नहीं समझते, कानून को नहीं समझते, कानून के पीछे के ऊपर नहीं जाते। ये जो है बस ये है कि ये कह देंगे इस तरह से कि हमें तो राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार करवाया गया है और ईडी का दुरुपयोग किया गया है सरकार के द्वारा। ये दुरुपयोग करके हमारा जो है शोषण किया जा रहा है, हमें खत्म किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। इस तरह का हम जो है तर्क दे देंगे तो इस तरह कोर्ट, अब इनकी समझदारी यहीं से समझ में आ जाती कि कितने समझदार और योग्य व्यक्ति थे ये, कि मतलब कोर्ट तथ्यों पर चलता है ना कि तुम्हारी जुबानी बातों पर। वो शायद कोर्ट रूम को भी अपना राजनीतिक मंच समझ रहे हैं, या तो केजरीवाल जी जो हैं उसे कोर्ट को भी राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई अक्लमंद तो हैं ही। अक्लमंद हाँ, को संधि विच्छेद करें तो आप समझ सकते हैं, अक्लमंद। तो वो शायद कोर्ट को बहुत मतलब हल्के में ले रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि अभी मैं यूट्यूब में न्यूज़ चैनल में देख रहा था कि जैसे वो एक तो ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और एक तो मतलब पता नहीं ये दिल्ली के इतने सालों से मुख्यमंत्री कैसे रह गए जब एक मुख्यमंत्री अपना फ़ोन नहीं टूटने से बचा पा रहा है, या मतलब पासवर्ड ही नहीं बता रहा है, या इतनी मतलब वीआईपी इनको मतलब वो एक मुख्यमंत्री को मतलब इतना अधिकार होता है क्या कि वो मतलब अपने फ़ोन का पासवर्ड ना बताए तो आप कानून कुछ नहीं कर पा रहा उनका। कंटिन्यू 9 बार उनको समन भेजे गए, वो पेश नहीं हुए। वो मतलब एक स्ट्रैटेजी के तहत मतलब इस चीज़ को भी राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं उस चीज़ को भी, इस कंडीशन के ऊपर भी। तो मतलब एक अगर आम आदमी के ऊपर अगर मान लीजिए कुछ होता है तो कानून तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है उसके लिए। और यहाँ पे एक मुख्यमंत्री के पास इतना पावर है कि मतलब वो जांच में सहयोग भी ना करे, प्लस वो फ़ोन का पासवर्ड बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो मतलब अगर वो पासवर्ड नहीं बताएगा तो मतलब ईडी फिर कौन सा रवैया और अपना सकती है जिससे कि इनके ऊपर मतलब और ज़्यादा जो सिद्ध करना चाह रही है ईडी, वो फिर कैसे सिद्ध नहीं, करेगी फिर, इसका वो क्या है। ये तो सिद्ध हो चुका है कि धन की हेरा फेरी की गई। हाँ। ये तो तथ्य प्रमाणित है, पूरी तरह से प्रमाणित है। ये अगर ये नहीं बता रहे ज्यादा तो ना भी बताए, लेकिन ये उस हेरा फेरी किए हैं, वो इसके ऊपर चार्ज इल्जाम लगेगा, उसकी सजा तो इसे मिलनी ही मिलनी, बचेगा नहीं। उसको ना आएगा तो भी नहीं बचने वाला है ये, ठीक है भाई। पैसा कहाँ गया कहाँ लगा वो विषय अलग हो गया। पैसा अवैध तरीके से कलेक्ट किया गया, ये फैक्ट है। ये पूरा हिसाब किताब है, तथ्य पूरे हैं। वो तो खैर तो मनी इतने ट्रेल के थ्रू मतलब मनी ट्रेल की गई उसका, कोई मतलब किसी के पास तो मिला तो है नहीं, बस वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपके पास आ गया है भाई। उसको बाकी पूरा विश्व में घुमाया गया है, देन फिर वो आपके पास आ रहा है। ईडी तो यहाँ से पकड़ रही अगर है इनकी गर्दन। ईडी ये थोड़ी ना बोल रही है, जो आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं जो ये चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि हमारे पास इतना पैसा मिला, हमारे पास। ईडी ये चीज़ तो बोल ही नहीं रही कि आपके पास इतना पैसा मिला है। ईडी तो ये बोल रही है ना कि भाई मनी ट्रेल किया गया है आप लोगों के द्वारा, कि आपने पहले वहाँ भिजवाया, वहाँ भिजवाया, वहाँ भिजवाया, और इस रूप में अब ये पैसा यहाँ पे आपके पास आपकी पार्टी के थ्रू मिला है आप लोगों को। ये कानून है पहले से
हाँ। ये खुद बोलता है, एक वीडियो है इसका, उसमें बताता है कि इस तरह की हेरा फेरी को पता करना मुश्किल हो जाता है। जब ये आंदोलन कर रहा था उस समय ये लोगों को समझा रहा था, लेकिन हम जो है ये कानून है, या हम ऐसा कानून भी बनाएंगे कि जो है इसमें बहुत साक्ष्यों की जरूरत ना पड़े, और अगर इतना ही पता चल जाएगा हेरा फेरी है तो उतने से ही वो अभियुक्त माना जाएगा, उसी उसी के आधार पर उसमें जांच होगी। अब यही सोच करके ये जो है काम किया था हेरा फेरी का। इसका कोई विभाग नहीं बचा है जहां इसने हेरा फेरी न, क्योंकि इसको पैसा इकट्ठा करना था, पीएम के लिए चुनाव लड़ाना था सारे देश में। इस ख्वाब से इसने इतनी हेरा फेरी की, इतना पैसा कलेक्ट किया कि अभी अगर जांच पड़ताल होगी, गवर्नमेंट ये बता नहीं रहा है, लेकिन अगर चाह लेगी, ईडी चाह लेगी तो इससे सब राज उगलवा लेगी। नहीं, वो तो उगलवाएगी, तभी तो उनको कस्टडी में रिमांड में लिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा था कि जैसे कि ये बात करते हैं कि अरे याद नहीं आ रहा, देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल था, ध्यान से निकल गया। कि कहते हैं ना कि मतलब आप अगर इतने मतलब ईमानदार हैं। अच्छा, शीश महल के बारे में थोड़ा सा और चर्चा हो जाए। जैसे ईडी जब इनके घर में अभी जब गई थी, क्या लगता है कि सबसे पहले पूछताछ हुई होगी, कि अगर किसी ईडी के ऑफिसर को अगर कब्ज रहा हो तो उसने टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल किया होगा कि नहीं किया होगा? क्यों भाई, हो सकता है भाई, जब इतना महंगा जब टॉयलेट यूज़ किया गया है, मतलब जब मुख्यमंत्री यूज़ करते हैं तो पेट तो साफ की गारंटी तो होगी। तभी तो मतलब ऐसे ऐसे कोर्ट में ईडी द्वारा सबूत पेश किए जा रहे हैं कि इनकी स्वयं वकालत करते हुए भी अपनी रिमांड बढ़ती जा रही है ऑटोमेटिक। तो मतलब ईडी के ऑफिसर का पेट साफ हुआ है, यूज़ किया होगा बाथरूम। भाई जांच अधिकारी है, उनको राइट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तो कहीं मान तक भी लीजिए जैसे शीश महल में जब गए होंगे, तो मतलब वो गए होंगे तो बोले होंगे यार केजरीवाल साहब, वो तो ठीक है, वो पूछताछ जो है वो तो होती रहेगी, थोड़ा सा अपना शीश महल दिखा दीजिए। या तो सारे ऑफिसरों ने मुआयना तो किया ही होगा टॉयलेट वगैरह का, कि भाई साहब मुझे बाथरूम आ रहा है, थोड़ा बाथरूम जाऊँ क्या? वो लाखों वाला बताइए, थोड़ा सा पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज वब्ज। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अब बार बार आना, हाँ, बार बार चलो तो घुस आ के नहीं पाएंगे, खासकर ईडी वाले तो और नहीं आ पाएंगे बार बार। तो जब एक ही बार जब मौका मिल रहा है तो क्यों ना हाथ साफ कर लिया जाए थोड़ा सा, और थोड़ा देखा जाए कि लाखों के टॉयलेट में बैठ के पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और देखा है मैंने, जब तक कोई भी नेता जिसके ऊपर जांच ना हो वो बहुत शेर बनता है। जैसे केजरीवाल की ही बात की जाए, एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बिल्कुल मीडिया के सामने मोदी जी को बोल रहे थे उंगली दिखा के, मोदी जी मैं डरने वाला नहीं हूँ, आप चाहे मुझे जितना डरा लीजिए। तब इनके किसी भी रोग के बारे में इन्होंने जनता को नहीं बताया कि मुझे शुगर है, कि मुझे बीपी है, कि मुझे थायराइड है, कि फलाना है, कि ढिंका है। ये इन्होंने कभी नहीं बताया जनता को। अब जैसे ही ये कोर्ट में पेश हुए हैं और कोर्ट रूम से खबरें निकल के आ रही है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मतलब ये नेताओं में एक बहुत बड़ा मतलब वो है क्या कि मतलब नर्वस हो जाते हैं और अचानक से जो मतलब जो चीज़ है नहीं वो चीज़ मतलब आ जाती है, जैसे शुगर हो जाती है। जहाँ ईडी के सामने पेश हुआ जाए, कोर्ट के सामने पेश हुए, तो इनका स्वास्थ्य पहले आड़े आता है। तो जनता के सामने तो कभी ये कोई भी नेता हो वो ये नहीं दिखाते कि हमें ये बीमारी है, ये बीमारी है, हम इस बीमारी से पीड़ित हैं। और जैसे ही कोर्ट के सामने आते हैं तो मालिक मुझे ये बीमारी है, मालिक मुझे वो बीमारी है। ये क्या, क्यों ऐसा क्यों करते हैं ये? पब्लिक ये सिंपैथी सब की मतलब ढोंग। हाँ बहानेबाजी है, ढोंग है, और ये दिखाना हाँ, जैसे पब्लिक नरेंद्र सिंपैथी भी मोदी लेना होता होगा। की जो है नहीं, तो ऐसा ऐसा परसेप्शन बने कि जैसे नरेंद्र मोदी इनको डरा रहे हैं। नहीं, तो नरेंद्र अब मोदी जैसे भी एक बार मतलब पेश हुए थे जब उनके,
तब उन्होंने हाँ, ये तो नहीं बताया था कि मुझे शुगर है, मुझे बीपी है। मित्रों, मुझे बीपी है, मुझे थोड़ा सा रियायत दी जाए, मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। कि अमित शाह ये तो नहीं बोलते जा रहे थे भाई? अमित शाह भी पेश हुए थे, उनके ऊपर भी हाँ, जांच हुई थी। तो उन्होंने तो नहीं बताया कि मुझे खांसी हो रही है, कि मेरा थायराइड हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये खबरें मीडिया में नहीं आई थी। लेकिन जहां लालू हाँ, जी का दोबारा से सज़ा हो गई, तब पता चला उनकी किडनी खराब हो गई। जब इनकी रिमांड में इनको बेड़ दिया केजरीवाल जी को, तब पता चल रहा है हाय राम, इनको तो शुगर है। हाँ। तो ये तो इनको स्वास्थ्य का ट्रम्प का इक्का ये तभी चला जाता है जब इनको जेल होने के आसार रहते हैं नेताओं को। हाँ, तभी। तभी होता है। हाँ, वो हर नेता हाँ, के साथ है। स्वास्थ्य हाँ, समस्या जब भी आती है जब आप न्यायपालिका के समक्ष खड़े हों। इनको जो है बैरक से निकाल करके हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, तो वहाँ बढ़िया आराम से लेटे रहते हैं, समय पास करते हैं, अपना टीवी वो देखते हैं। वीडियो भी वायरल हुआ था जैन साहब का, दिल्ली के जैन साहब के मंत्री के मसाज ले रहे हैं अब बढ़िया। कायदे से इन्हीं, चूंकि सरकार इन्हीं की है, जेल अधिकारी भी इन्हीं के अंडर में आते हैं, जेल भी इनको कायदे, चूंकि आम आदमी है ना ये। हाँ अभी जो है तर्क दे रहा था केजरीवाल कि मुझे जो है, मैं तो दिल्ली का सीएम हूँ, हाँ, मेरे साथ जो है दिल्ली के एक आम मालिक हैं। आदमी की तरह काम कर रहा है। हाँ। अरे भाई, तो न्यायाधीश ने कहा कि तुम आम ही आदमी तो थे, आम ही आदमी कह के तो लोगों का वोट ले रहे थे, नहीं अब नहीं, तुम एक बार सीएम बन के हो जाओगे। नहीं, एक हैं? बार उन्होंने बोला तो था कि दिल्ली के इनको मालिक हम हैं। कायदे से इनको योगी के राज्य में, यूपी में जेल में रखना चाहिए, ताकि आम आदमी कहीं से बच के अरे रहे। अरे 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 ये अगर अगर वो हो गया थोड़ा सा, अगर ये चीज़ इनके कानों में पहुंच गई कि पब्लिक आजकल ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि इनको दिल्ली की तिहाड़ में नहीं, ये बांदा की जेल में होना चाहिए, तब तो मतलब पता हाँ, नहीं इनका यूपी दिल्ली की जेल में ही क्या होगा। दिल्ली से हटाए इनको, योगी के अंडर में कर दे, इनका सब हाँ, इलाज तब पूरा मेरे फिट ख्याल हो से जाएगा। तब मेरे ख्याल से स्वास्थ्य भी इनका ठीक रहेगा, हाँ, फिर ये सब फिट फट रहेंगे। और जल्दी जल्दी वो सब हो जाएगा और बोल देंगे भैया हमें, हमारा केस डेली नाली वाली साफ करवाएंगे ना इनसे, हमारा केस चक्की पिसवा के दिल्ली नाली में ही वाली चलाया साफ जाए। कराएंगे। हमारा इनका केस दिल्ली शीश में ही महल चलाया जाए। के बाहर आ शीश महल वाले है ना ये। हाँ, शीश महल, वो असली शीश महल यूपी के में ही दिखता है, खासकर बांदा जिला में। हाँ, नहीं, इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद का भी फेमस है। भाई आम आदमी हो तो आम आदमी की तरह रहो, सही बात। वहाँ अपनी जेल में क्यों इनको रखा जाए कि जहाँ जो इनके अधिकारी इनकी सेवा खुशामद करते रहे और जेल के अंदर नाम के लिए जेल में और ऐशो आराम से जिए। यहाँ आम आदमी की तरह योगी रखते हैं, वो चाहे जितना बड़ा पीएम सीएम गुंडा हो दुनिया भर का, वो आम आदमी की तरह जेल में रहेगा। जैसे अन्य लोगों को भोजन मिलेगा वैसे तुम्हें भी मिलेगा, विशेष कुछ नहीं। नहीं सर, तो वो इनको ऐसे ही वीआईपी के लिए तो मतलब होता ही है। देखिए, जैसे सलमान खान गए थे तो वो कोई आम उसमें थोड़ी ना थे, मतलब वो उनको भी थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। तो ये तो मतलब नेताओं के लिए तो वो होता ही है। यहाँ समानता का व्यवहार चलता है यूपी में। नहीं, वीआईपी जेल भी होगा, ऐसी बात विशेषता नहीं है। वो तो मतलब किसी को मतलब जब ऐसा मतलब हो तो नेताओं को तो अनुभव रहता ही है जेल में। जैसे हमारे इस मामले में तो मुझे लालू प्रसाद यादव जी ज़्यादा ठीक लगते हैं कि जब जब उनको समन आया है वो पेश हो जाते हैं भाई, और बिना कोई हल्ला मचाए। उनसे भी 8-8 घंटा पूछताछ करते हैं। अब ये चूंकि उम्र के चौथे पड़ाव में है, अब उनका कुछ होना नहीं है, बस चल रहा अंत है है उनका धीरे धीरे। तो अब वो कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। अब इनको ये लगता है कि अभी भी हम जनता को मूर्ख बना सकते, बेवकूफ बना सकते, इनको लगता होगा। बाकी अभी खत्म है, चिंता इनका। जितनी तेजी से किसी चीज का उभार होता है, ऊंचे जाती है, उतनी तेजी से धड़ाम भी हो जाती है। अगर वो धीरे 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 आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़े तो बात दूसरी है। अब ये आए एकदम से सीएम बन गए सीधा,
अब तो सीएम नहीं, से ये तो बिल्कुल जाके जेल में हो किस्मत गए। अच्छी है इनकी। किस्मत हाँ, थोड़ी अच्छी है कि पहली बार में मतलब इन्होंने इतना रिसर्च किया केजरीवाल जी ने। जब पहली बार जब चुनाव किया तो इनके पास काफ़ी एग्जैक्ट डेटा था इनके पास, जिस पर इन्होंने काम किया। और ये शुरुआत में मतलब बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट होके बोला करते थे कि इतना आ रहा है, हमारा इतना आ रहा है। तो ये जो इनके द्वारा जो रिसर्च की गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा या केजरीवाल के द्वारा, तो ये एकदम सटीक थी। हम्म, अगर उस समय की बात की हम्म। जाए तो एकदम सटीक थी हाँ, बिल्कुल। आकलन सटीक था। हम्म। उसमें आकलन इनका सटीक था, इसमें दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन जो है ये ख्वाब इनके बहुत ऊंचे हो गए। जितनी इनकी औकात नहीं थी उतना लंबा कुर्ता इन्होंने बनवा लिया। या अब तो उसको संभालना तो मुश्किल हो गया ना। या तो बोला जाए कि अनुभव इतना था नहीं, या तो थोड़ा लालू प्रसाद यादव जी से थोड़ा सा ले लेते, या तो थोड़ा हाँ अन्य नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। भाई भाई, आलोचना तो वो तो दिल्ली हर से पार्टी में चलती है, राजनीतिक पार्टी है वो तो सभी में चलेगी, है ना। लेकिन पर्सनल में दिल्ली जाके से पूछ लेते कि भाई साहब मैं ऐसा करने का सोच रहा हूँ, कैसा रहेगा, तो वो कुछ अपना एक्सपीरियंस बोलते। शेयर कर देते। अब आपने बोला कि अरे साहब हमें कौन सा ज़रूरत है, हम तो खुद इतने ओवर स्मार्ट है, तो वो ओवर हो गए थोड़ा। भाई ये समझ बैठे कि दिल्ली की जनता को हमने मूर्ख बना लिया, इसी तरह पूरे देश की जनता को बना ले जाएंगे। हम्म। हैं? ये है इनका विचार था और कुछ नहीं। हम जैसे ड्रामेबाजी करके यहाँ बेवकूफ बनाए वैसे पूरे देश हमको बना लेंगे और हम वो बन जाएंगे। अब इनको ये नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ है इतिहास में कि तुम आओ और बिल्कुल देश के पीएम बन जाओगे, तुम्हें कौन वोट दे देगा इतना जल्दी। तो ऐसे थोड़ी हो। या तो फिर इनके पास मौका था विधानसभा ना लड़के पहली बार में ही लोकसभा का लड़ते शायद। इनके पास तो उस समय डिमांड भी अच्छी थी, स्टेज भी बिल्कुल सजा हुआ मिल गया था इनको, तो या तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। ये केवल बहुत ऊंचे ख्वाब पालने वाले थे। अब इनके जो है इनको धरातल का बहुत अच्छा अनुभव ज्ञान नहीं था और ये जो जिस काम के लिए आए थे वो काम न करके दूसरे काम में व्यस्त हो गए। तो अब इनका जो है भविष्य बिल्कुल गर्त में है, अंधकार में है। अब इनको जो है जीना मुश्किल है। इनका राजनीतिक इनका जो है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा, इच्छा शक्ति बहुत निर्भर करती है किसी भी नेता की। अब जैसे मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि भाई भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाए, तो ईडी को काम पे लगा रखा है। वरना अगर काम पे नहीं लगा रखते, आप भ्रष्टाचार करो कुछ भी करो, ईडी को तो लिखित आदेश चाहिए सरकार का, तो केंद्र सरकार ने दिया। अगर केंद्र सरकार नहीं बोलती तो ईडी को कौन सी पड़ी हुई है कि वो ये करे वो करे। वो भी 9 से 5 ड्यूटी करने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। अब इनकी इच्छा शक्ति की अधिकारी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी ऊपर से, तो अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात। ये तो है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति तभी होगी जब आप स्वयं अपने आचरण में शुद्ध हो। नहीं तो इनका आचरण शुद्ध था ना, तभी तो शराब नीति में बदलाव करके, कमीशन सेट करके, और किस आदमी को कितना मतलब कहाँ से किस नेता को कितना कमीशन सेट है, ये इच्छा शक्ति पे तो निर्भर करता है ना। भ्रष्टाचार की इच्छा शक्ति थी। हाँ वही तो, भ्रष्टाचार की तो इच्छा शक्ति के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मोदी जी का तो उदाहरण इसलिए दिया ताकि बता सके कि भाई हर नेता की एक इच्छा शक्ति होती है। इसका उपयोग करके वो काम करता है। अब जैसे हेमंत सोरेन की इच्छा शक्ति थी, तो उन्होंने भी किया। तो भाई चूंकि प्रधानमंत्री ने ईडी को बोला है भाई साहब आपको 9 से 5 की ड्यूटी पे थोड़ी ना वो करना है हमें कि आराम कर लें। हमने जब अपने सांसदों को दौड़ा के रखा है तो आप तो नौकरी कर रहे हो, वो भी सरकारी।
तो कोई ऐसे थोड़ी ना रिटायर हो जाएगा कि अरे साहब हम तो 9 से 5 नौकरी की है। काम तो अब असली चालू हुआ है जब से भ्रष्टाचार के प्रति मतलब मोदी जी ने अपना मतलब जो मिशन एक प्रकार से युद्ध स्तर पे जो मिशन चला के रखा है, तब तो ईडी ईडी चिल्ला रहा है, विपक्ष हो चाहे सरकार हो, और ईडी वाले तो खुद चिल्ला रहे होंगे अरे भाई मैं ईडी से हूँ। जैसे पश्चिम बंगाल में गए थे ईडी वाले रेड मारने, तो उन्हीं के ऊपर पथराव हो गया था, याद होगा आपको। वो खुद बोलते जा रहे हैं कि भाई मैं ईडी। अच्छा, आजकल पूरे देश में ईडी का माहौल बहुत बना हुआ है। हम अगर जब भी न्यूज़ देखते हैं तो ईडी 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 ने आज यहाँ छापा मार दिया, ईडी ने आज ये करा, और खासकर केजरीवाल के विषय में तो ईडी, तो मतलब केजरीवाल को जेल में बैठ के भी थोड़ा ईडी के सपने आते हैं कि नहीं आते होंगे? अब तो वो जो है ईडी के सपने अब क्या आएंगे, अब तो आ ही गए ईडी के उसमें दरमेसे में पूरी तरह से। ये अब ये जो है सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी को, जिसको हम जो है वो बेवकूफ बता रहे थे, डिग्री धारी हम है, ये बेवकूफ है, तो अब ये सोच रहे होंगे कि यार वो तो हमसे बहुत ऊंचा वाला तो निकल गया। डिग्री के ऊपर एक्सपीरियंस भारी पड़ गया। हाँ डिग्री के ऊपर एक्सपीरियंस भारी है मतलब। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद इस संदर्भ में कहा होगा कि जितना अच्छा मैं दिमाग का दुरुपयोग कर लेता हूँ, डिग्री होल्डर, उतना दिमाग का दुरुपयोग मोदी नहीं कर पाते। अरे ये तो केजरीवाल को थोड़ा सा कांग्रेस से पूछ लेना चाहिए था एक बार थोड़ा। हाँ, पूछना चाहिए था थोड़ा सा कि भाई साहब ये बताओ कि मतलब आपके फॉरेन रिटर्न राहुल गांधी से मतलब मोदी ज़्यादा है कि कम है, या तो खुद ही आकलन कर लेते भाई। आप तो राजनीति से बाहर में थे ना तब तो आप खुद ही, जब आप मुख्यमंत्री के लिए आपने इतना अच्छा रिसर्च किया, जब आपने मुख्यमंत्री के लिए इतना स्ट्रांग मतलब डेटा कलेक्ट किया कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ आपने करके दिखा दी, तो यहाँ पे मोदी को जज करने में इतना मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जबकि आप 2002 से देखते जा रहे हैं कि जब से आई थिंक सो गोधरा कांड हुआ गुजरात में जो दंगे हुए, तब से मोदी का नाम देश में तो क्या विदेश में छाया रहा। तब से लेके आज तक, आज की डेट में अगर आप देखें, मोदी सुबह उठे मोदी, दोपहर में खाना खाओ न्यूज़ चैनल देखो तो मोदी, है ना, शाम को आप टहलते टहलते कहीं पे घूम रहे हो, कोई अगर चर्चा कर रहे हो तो मोदी, और रात में अगर प्राइम टाइम देख रहे हैं तो मोदी। इसके लिए, इसके पीछे भी इनकी एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि जब हम बड़े व्यक्ति को जानते हैं, जिसके बारे में कि ये बड़ा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, इसको दुनिया जानती है, अगर उसको हम गाली देंगे तो दुनिया सोचेगी कि यार ये कौन है जो गाली दे रहा है इतने महान व्यक्ति को। इतने बड़े तुम लीडर नहीं थे कि मोदी के खिलाफ जाके बनारस में चुनाव लड़ते। ये दिखाने के लिए ना दुनिया को जल्दी से मुझे लोग पहचान जाए कि ये उनके नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कौन सा व्यक्ति है, केजरीवाल है। अच्छा ये केजरीवाल, इसका नाम है केजरीवाल। तो ये मोदी के सहारे अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश में थे कि मोदी के सहारे अपनी पहचान बन जाए। नहीं, मोदी के सहारे देखिए आजकल आपने देखा होगा कि हर बड़े से बड़ा चाहे आदमी हो, यूट्यूबर हो, या आप सड़क में खड़ा कोई आदमी भी होगा तो खुद को अगर फेमस बनाना चाह रहा होगा तो मोदी के ऊपर कुछ भी बोलो, आप अनशन बोलो, मोदी के विरोध में बोलो, जल्दी हाईलाइट हो जाओगे आप। हाँ, हाईलाइट हो जाओगे, हाईलाइट तो हो जाओगे, लेकिन खुद की छवि क्या बना लोगे ये आपको नहीं पता है। उससे लेना देना नहीं है उन्हें पहला चरण यही है कि कोई नाम हमारा जानने लगे। पर ये भी तो चीज़ मायने रखती है ना कि ठीक है आप मोदी का विरोध कीजिए, मोदी भी बोलते हैं कि भाई मेरा विरोध आप करो, विरोध करने में कोई वो नहीं है। पर जैसे केजरीवाल का विरोध होता है तो भाई साहब पंजाब पुलिस आके उठा ले जाती है। आज हम दोनों बातें कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है कि कब आके पंजाब पुलिस आके मुझे उठा ले जाए या आपको उठा ले जाए कि यार ये दोनों का प्रसारण हुआ था यहाँ पे, ये साले को जहाँ भी हो साले उठा लो।
तो इनमें इतना धैर्य नहीं है, हाँ, थोड़ा सा इसी धैर्य नहीं है कि यार भाई बोल रहे अरे भाई, अच्छाई सुनने की क्षमता है, बुराई सुनने की भी क्षमता रखो फिर। भाई एक ये मैं जो है आधुनिक राजनीति में एक प्रैक्टिकल मानता हूँ। ये जो केजरीवाल का आना और जाना, ये जो हुआ, ये एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इस मायने में इसको मानता हूँ मैं कि जनता को कैसे बेवकूफ बना करके गद्दी हथियाई जा सकती है और ईमानदार बन करके कैसे महान भ्रष्टाचारी बना जा सकता है। यानी हम जो है मुखौटा कुछ लगा करके, जनता आज भी समझ नहीं पाती है, ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं देखती किसी का। कायदे से ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी विपक्षी जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते, ये नहीं देखते एक कि ये जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अभी एक तो नौकर उनको जो है अगर घर में रखना हो तो उसकी 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड तलाशेंगे कि यार ये इसका बाप दादा कैसा था, इसका फलाने कैसा था, ये कहीं हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं करेगा। लेकिन देश के साथ चाहे देश को बेच खाएं, कोई मतलब नहीं है। हमें थोड़ा बहुत उनसे मिल जाएगा, एक आध टुकड़ा फायदा मिल जाएगा, दलाली करने का मौका मिल जाएगा, चलो भ्रष्टाचारियों के साथ हम जुड़ जाते हैं, इन्हीं से तो हमें फायदा होना है, तो इस चक्कर में उनके साथ जुड़ते हैं। ये एक तरह की गैर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो जिम्मेदार नागरिक होता है वो हमेशा जो है ये सोचता है कि मैं वोट देने तो जा रहा हूँ, लेकिन जो आएगा, सरकार आएगी, उसकी जवाबदारी भी मेरी ही बनती है। वो अगर भ्रष्ट है तो भी, ईमानदार है तो भी मेरी ही जवाबदारी बनती है, क्योंकि मेरे ही वोट से वो बन रहा है। तो यहाँ ध्यान रहता नहीं है लोगों का, निजी स्वार्थ पर रहता है। समाज को, देश को क्या होगा वो समझता नहीं इस चीज को, तो इसी का फायदा नेता भी उठाते हैं। चलो नहीं, वो तो है ही। जैसे नेताओं की, जैसे मैंने पहले भी अभी बातों में किया था कि भाई नेता की तो प्रकृति यही है भाई, उनका काम ही है सत्ता किसी प्रकार हासिल करना। अब इनका मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा इंडी दलों में जो सत्ता के लिए ये इतना जो है मारामारी हो रही है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी तो सत्ता का उपयोग देश और समाज सेवा के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये जितने दल हैं ये अपनी परिवार की सेवा के लिए, अपने लिए चाहते हैं, अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए। और वो व्यक्ति देश और समाज की सेवा के लिए सत्ता हथियाना चाहता है कि सत्ता आए, इसलिए वो परेशान होते हैं कि हम देश, आज तक जो 70 सालों में देश पीछे हुआ पूरे विश्व में आज जो है नाम हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी की तपस्या का फल है, वो मिल रहा है पूरे देश को। अगर वो इतना तप त्याग ना करता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये भी तो सही बात। अब ये भी एक बिल्कुल पॉइंट है आपकी बात में। लेकिन भाई केजरीवाल तो केजरीवाल हैं। अच्छा, सपने कैसे आ रहे होंगे केजरीवाल साहब को? मतलब जेल में रह के सपने देख लेते होंगे, मतलब नींद आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि खबर तो निकल के ये आ रही थी कि आज मतलब मैंने यूट्यूब में एक बाइट सुनी थी, वीडियो सुना था भाभी जी का, बोल रही थी सीएम साहब का, आपके सीएम साहब को परेशान किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से अनिद्रा की भी शिकायत हो रही होगी, सो नहीं पा रहे होंगे, परेशान होंगे कि यार व्यर्थ ही मुझे फंसा रहे हैं। देखो मैं इतना इनोसेंट आदमी, इतना ईमानदार आदमी, कट्टर ईमानदार आदमी होने के बाद मैं रिमांड में हूँ, खुद को बचा नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब इतना ईमानदार हैं, तो इनके जो जैन हैं, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया, हालांकि सिंह को भी अभी जमानत मिली है, 2-3 दिन पहले ही जमानत पे रिहा हुए हैं, जमानत पे रिहा हुए हैं, लेकिन अपराध मुक्त नहीं हुए, जमानत पे हैं। तो अगर ये लोग इतने ईमानदार थे, तो केजरीवाल अगर इतने ही ईमानदार थे तो पहले ही समन में पेश हो जाते, अपनी बेगुनाही साबित करते हैं। भाई जज थोड़ी ना राजनीति करने के लिए बैठा है।
भाई जज जो थोड़ी ईमानदार राजनीति हो। करने के लिए बैठा है कि आपको मतलब राजनीति के प्रभाव से आपको मतलब अंदर ही कर देगा अगर आप मतलब बेगुनाह हैं तब भी। जज थोड़ी ना भाई राजनीति करेगा, फैसला तो जज को देना है, मोदी को थोड़ी ना देना है। जिसको शर्म हया होगी जरा सा भी कि मेरे दामन में दाग लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे। सही ये बात। तो निर्लज्ज बेहया लोग हैं, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार मैंने सुना है कि वो थे आडवाणी जी के ऊपर आक्षेप लगा था, वो मंत्री थे उस समय किसी चीज में, तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक मैं पुनः केस फाइनल नहीं हो जाता है मैं राजनीति में दूर रहूंगा राजनीति से। तो जो स्वाभिमानी प्रकृति के लोग होते हैं तो वो जो है अपनी इज्जत मर्यादा को समझते हैं। ये गुलाम मानसिकता के लोग हैं, न इनकी इज्जत है न इनको शर्म है, ये बेहया निर्लज्ज लोग हैं। ये केवल ये जानते हैं कि हम जो है जितना भी उटपटांग फ्रॉड बोलेंगे मीडिया में बने रहेंगे और जनता को ये निहायत बेवकूफी मान रहे हैं कि हम जनता हमारी ही सुनेगी और किसी की नहीं सुनेगी। और वो भी सोशल मीडिया के ज़माने में। हाँ, ये ये कोर्ट भी को भी गलत सोशल बता मीडिया दे। के ज़माने में, सोशल मीडिया के हाँ, खुद ज़माने में जब चीज़ें इतनी हाँ, ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजनेस मिल जाता है कि मतलब आप खुल के एक प्रकार से आपकी पर्सनालिटी का पोस्टमार्टम हो जाता है सोशल मीडिया में। उसके बावजूद भी मतलब इतना झूठ बोलने की इतनी कला लाते कहाँ से? ये अगर आम जनता को भी अगर इतना झूठ बोलने की कला मिल जाए तो वो भी मतलब राजनेता तो बन ही सकती है, जनता भी। अरे ये नेतागिरी छोड़ के कोई इंस्टीट्यूट डाल। जनता कमाने के भ्रष्टाचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। मैं खुद ही सोचा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है ऐसी जो इन्होंने इनको फ्रॉडगिरी और झूठ ये इतना जो है सिखाया कि आप ऐसा करेंगे तो इस तरह होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा। बिल्कुल ये बिल पीएचडी किए हैं जैसे उसमें। ये मेरे ख्याल से खड़गपुर यूनिवर्सिटी से मतलब मुझे लगता है कि मतलब खड़गपुर यूनिवर्सिटी से मतलब फ्रॉडगिरी का कोर्स तो नहीं करके आए हैं। हाँ, इंजीनियर की मार्कशीट हो, इंजीनियरिंग की मार्कशीट हो सकती है, उसमें भी शायद एक छोटा सा उसमें दिखा हो लर्निंग ऑफ फ्रॉडगिरी, या तो उसको छुपा लिया गया हो और पूरा कोर्स ही फ्रॉडगिरी के ऊपर कराया गया हो कोर्स। अब ये तो यही बता सकते हैं कि इन्होंने कहाँ से किया है, लेकिन वाकई में है जरूर, मतलब पते की बात, ये सोचने की बात है, मतलब अगर चिंतन की बात है। का वक्तव्य, इनके नेताओं का वक्तव्य सुनिए, इनके नेताओं का वक्तव्य सुनिए, कट्टर ईमानदार हैं, हमें विपक्षियों द्वारा फंसाया जा रहा है और ये विपक्ष मतलब बीजेपी नहीं चाहती कि हम इनके रास्ते में मतलब इनको रोके, इनका काफिला रोके, इसलिए हमारे कट्टर ईमानदार नेता को फंसा दिया गया है। फिर भी हमें पूरा अच्छा इनको जमानत मिल जाए तो न्यायपालिका पे भरोसा हो जाता है, और अगर इनकी जमानत ना हो, इन पे कार्रवाई, वही न्यायपालिका कार्रवाई का आदेश देती है, तब फिर ये सब बेईमान हो जाते हैं। जितनी गवर्नमेंट संस्थान हैं सब बेईमान हैं। और अगर इनको जमानत हो जाए, ये तो ठीक वैसे ही हुआ ना कि अगर ये अपने क्षेत्र में जीत गए तो ईवीएम बढ़िया है, और जब ये हार गए तो ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। वही वाला मैटर है। इनकी चिंता मुसीबत ये है कि जो हमें सपोर्ट करने वाला आदमी है, जो वोट देने वाला आदमी है, वो भी अब हमसे फिसल जाएगा, वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। इसलिए ये जो है अभी भी धूर्तता को ही अपना हथियार बना है। झूठ बोलना, ईडी में आक्षेप लगाना, कोर्ट में आक्षेप लगाना, सरकार को कटघरे में तानाशाही बताना। अरे सरकार न्यायपालिका को भी मतलब भ्रष्ट बता देना कि भाई वो तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर आदेश इनके पास ना है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, और अगर जमानत मिल जाए तो लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है।
हाँ, ये अभी तक अपनी उस वोटर को जो इनके साथ है खड़ा है उसको अभी तक बेवकूफ मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख बना के रखना चाह रहे हैं इन, और इसके सिवाय इनका कुछ नहीं है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अगर ये मोदी तानाशाह था, तानाशाह है, तो तुम्हारी क्या औकात थी कि तुम उसको बोल दो तानाशाह? सही बात है। तुम्हें पूरी आजादी है, इसलिए तुम उसको तानाशाह गाली दे रहे हो ना। अगर मोदी हो जाता तो तुम तो जाने छुल छुल मुँहते, जबान नहीं तुम्हारी खुलती। अगर मोदी तानाशाह होते, नहीं मेरा ये कहना है कि नहीं, मेरा ये कहना है कि मोदी अगर तानाशाह होते तो कोई उठ के क्या चाय वाला बोल देता क्या कि वो उसको चौकीदार चोर है बोल देता क्या? तानाशाह होता तो 9 बार सम्मन नहीं जाता, पहले ही सम्मन में गले में रस्सी बांध के घसीट के जेल में डाल दिया नहीं जाता, पुलिस वाले जाते उठा के ले आते। तानाशाह होता तो इतना बोल ही नहीं पाता विपक्ष। इतना विपक्ष बोल पाता क्या? नहीं बोल पाता, वो रो देता, बोले भैया बोलो, यहाँ आजादी ही नहीं है। अब चूंकि इतना बोल पा रहे हैं इसलिए लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। नहीं, इतना बोलने के बाद भी ये लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मतलब कितनी आजादी चाहिए राजनेताओं को? इनके लोकतंत्र का मतलब ये है कि हम अबाध रूप से भ्रष्टाचार करते रहे, ईडी फीडी कुछ न करे, हम नंगा नाच नाचते रहे, चाहे जो कुछ करते रहे, नेता कुछ भी करता रहे, कानून ऐसे बन जाए कि नेताओं को सब काहे की छूट हो, तुम बलात्कार करो तो छूट हो, तुम भ्रष्टाचार करो तो छूट हो, सबकी छूट हो, तो इनके लिए वो लोकतंत्र है। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये इसीलिए बार बार नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं कि मेरी गारंटी है, इसी गारंटी के नाम पर जनता वोट करने जा रहे हैं। चलिए, गारंटी तो खैर केजरीवाल भी दे रहे थे, लेकिन शायद केजरीवाल से मोदी जी ने गारंटी शब्द ही छीन लिया। अच्छा किया। बीच में आपने भी सुना होगा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, ये केजरीवाल की गारंटी है। मोदी साहब ने बोला होगा, अच्छा मेरे पीएम रहते तुम गारंटी दोगे तो मैं क्या करूँगा, चलो मैं भी बोलता हूँ मोदी की गारंटी है, लो भ्रष्टाचार पे वार, मोदी की गारंटी। तो अब लोग भ्रष्टाचार करने की गारंटी इनको देना है, इंडी गठबंधन वालों को, केजरीवाल वाली गठबंधन को, और उसको भ्रष्टाचार मिटाने की गारंटी देना है। ये अब भ्रष्टाचार जो स्थापित रखना चाहते हैं तो वो वोट दे देंगे उनको, और जो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ जा रहे हैं। तो आज की डेट में 80% लोग भ्रष्टाचार नहीं चाहते। वो व्यक्ति भले भ्रष्ट हो, लेकिन वो चाहता नहीं है हमारा राष्ट्र और समाज भ्रष्टाचारी बने। हर आदमी चाहता है कि ईमानदारी का काम हो, ईमानदार सरकार रहे, और सरकार ईमानदार रहेगी तो जनता भी ईमानदार रहेगी। जैसी सरकार होगी वैसी जनता होती है। अभी तक भ्रष्ट सरकारें थी तो जनता भी भ्रष्ट थी, अब अधिकारी भी भ्रष्ट थे, कर्मचारी भी भ्रष्ट थे। जैसे पिता काम करेगा वैसे बच्चे काम करेंगे, वो तो वैसे सीखेंगे वैसे। सही बात। चलिए, आज ये हमारा प्रथम जो संस्करण था, आज हम इसकी समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं जो भी हमारे साथ जो दर्शक जुड़ेंगे तो उनको ये अच्छा लगेगा, वो अपनी राय देंगे, और उनकी हम कुछ राय भी मतलब अपने प्रोग्राम में मतलब हम शामिल करेंगे। तो चलिए, हम विदा लेते हैं सबसे। ठीक है, शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम।